तो हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर और सब सिलेक्टर के बारे में। कि कैसे वो CSS सिलेक्टर की तरह एक तरह के वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम स्टाइल को लिमिट कर सकते हैं कि मतलब इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक ये रहे। तो इन सभी चीज़ों में हम ये सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कोई एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लो। एट्रीब्यूट सेट करो से टारगेट आप लिखते हो किसी भी HRF में, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पे स्टाइल करता हूँ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर आपको पता हो तो ये हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मतलब कि मैं अगर यहाँ पे ए देता हूँ, उसके बाद मैं लार्ज ब्रैकेट में लिखूँगा टारगेट, और उसके बाद मैं स्टाइल के लिए ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। और फिर मैं लिखता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट का कलर मैं दे देता हूँ रेड हो गया। फिर मैं यहाँ पे नीचे आके मैं लिखता हूँ HRF इक्वल टू, और मैं यहाँ देता हूँ HTTPS डॉट मैं facebook.com को दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ टारगेट इक्वल टू, इसके अंदर मैं दे देता हूँ और उसके बाद में एक पी देता हूँ, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेसबुक, इसका नाम फेसबुक मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं पैरा को बंद करता हूँ, सॉरी एक बंद करता हूँ। मैं इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और फिर मैं आके यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और फिर मैं यहाँ करता हूँ गूगल, और फिर यहाँ पे आने के बाद इसको करता हूँ गूगल। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने एट्रीब्यूट लगाया टारगेट, तो यहाँ पे जितने भी टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ पे हैं हमारे बॉडी में, अब मैं इसको करूँगा सेव, और मैं इसको लाइव सर्वर के अंदर भी दिखाऊंगा, तो ये सारे के सारे इनका हो जाएगा रेड, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ठीक है। अब एट्रीब्यूट, तो मैंने आपको बता दिया एट्रीब्यूट क्या होता है। अब एट्रीब्यूट में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, मान लीजिए ये मेरा टारगेट एट्रीब्यूट है, मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ बी, यहाँ पे मैं बी को हटा के मैं कर देता हूँ बी, और आप लोग देखिएगा कि ये जो हमारा होगा, ये सिर्फ जब टारगेट का जो मैंने वैल्यू सेट किया है बी, तो वो सिर्फ अब बी ही में होगा, ठीक है। देखो अब गूगल ही सिर्फ रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू पुट करने का तरीका। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, एक होता है हमारा वर्टिकल पाइप, जिसे बोलते हैं वर्टिकल पाइप। वर्टिकल पाइप के वर्टिकल पाइप में हम क्या करते हैं, वर्टिकल पाइप एट्रीब्यूट के हिसाब से कैसे लगाएं, तो मैं यहाँ पे क्लास करूँगा, और फिर लगाऊंगा वर्टिकल पाइप, और फिर इक्वल टू करके मैं टारगेट को हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, हेडर भी लिख सकते हैं आप लोग। मैंने हेडर क्लास दे दिया, ठीक है। और मैंने स्टाइल सेट कर रखा है क्या, मैं आपको सब एक ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे उसको मैंने जो कट किया था, उसके लिए मैं एक अलग स्टाइल लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ वही ए टारगेट, और फिर ए टारगेट, और मैं फिर मतलब ऐसे ही कर देता हूँ, और फिर कि आपको पता रहे कि कैसे होगा। फिर मैं यहाँ कर देता हूँ कलर, मैं रेड रखता हूँ, और मैं यहाँ पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर मैं रेड नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे येलो रख दूँगा, येलो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे हेडर कुछ दे रखा है, ठीक है। एट्रीब्यूट का टारगेट हो गया मेरा, अब मैंने हेडर कुछ दे रखा तो मुझे हेडर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हेडिंग H2 लिख कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग कर देता हूँ H2, और उसके बाद मैं कर देता हूँ क्लास डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्लास लिख रखा है। या फिर मैं उसमें चाहूँ तो सिर्फ मैं क्लास ना लिखूँ और मैं सिर्फ नहीं, ठीक है, क्लास में लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्लास लिखने के बाद मैं इसमें कर देता हूँ हेडर 1 और मैं इसमें लिख देता हूँ वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ H2, इसमें अपने ऑटोमेटिक क्लोज रहता है। उसके बाद मैं पैराग्राफ लिखता हूँ और इसके बाद पी क्लास में देता हूँ क्लास इक्वल टू, मैं यहाँ पी क्लास में लिख देता हूँ हेडर 3 और सॉरी हेडर 2 लिख देता हूँ मैं, हेडर 2 और फिर लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। और फिर मैं हेडर 3 को और पैराग्राफ ओपन करता हूँ और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एक और पैराग्राफ देता हूँ क्लास इक्वल टू, मैं यहाँ देता हूँ हेडर 3 और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल और फिर मैं यहाँ पे पी क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, हमारा येलो हो गया, लेकिन तीसरे का क्यों नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है। तो वर्टिकल पाइप का यूज इसलिए होता है कि मैंने वहाँ पे हेडर दे रखा है, तो हेडर जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ क्या किया है, हेडर डैश वन लिखा है, तो हेडर एक अलग है, वन एक अलग है, दोनों एक में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पी क्लास देख रहे हो आप, यहाँ पी क्लास में है हेडर 3, यानी ये दोनों एक में हुआ है, तो ये पूरा एक नाम हो गया हेडर 3। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है हेडर 2, हेडर अलग है, 2 अलग है, क्योंकि बीच में डैश लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर क्लास दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्लास हेडर 3 हो जा रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में डैश लगा है और इन दोनों इसके बीच में डैश नहीं लगा है, तो इसलिए भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल पाइप का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक और सेट करता हूँ, एक होता है कैरेट का, और कैरेट का सिंबल अगर आप लोग को नहीं पता है कैरेट का सिंबल कैसे होता है तो मैं आपको बता दूँ, क्लास, और ये हुआ कैरेट का, नहीं, ये हुआ कैरेट का सिंबल, और मैं इक्वल टू लगा के फिर हेडर लगाता हूँ, ठीक है। मैंने फिर हेडर लगाया और फिर अब मैं इसमें स्टाइल करूँगा और इसको मैं कर दूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं कुछ हल्का ही दूँगा ताकि रेड हमें पता चले। बैकग्राउंड कलर मैं ले लूँगा व्हीट, गेहूँ कलर का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने व्हीट ले लिया। अब कैरेट का मतलब क्या होता है कि कैरेट का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने एट्रीब्यूट में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी मैंने वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू से जो क्लास है वो स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसी वैल्यू से क्लास स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 हेडर लिखा है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ थर्ड हेडर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड हेडर, तो देखो अब थर्ड हेडर क्या है, तो ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, अब ये थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हमारा हेडर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब वर्टिकल पाइप में क्या होता था कि हेडर जो है वो अलग रहना चाहिए था, क्या हो रहा था, हेडर जो है वो क्लास में अलग रहना चाहिए था, हेडर और उसकी उस हेडर अलग रहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे हेडर 3 एक ही हो जा रहा था। और इसमें क्या है, कैरेट में क्या है, इसमें ये होगा कि हेडर से स्टार्ट होना चाहिए, हेडर अलग होना और हेडर स्टार्ट होना ये दोनों सेम बात नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे थर्ड एरर, फिर मैंने इसको सेव किया। अब आप लोग देखो, देखो ये सिर्फ 2 ही हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करके आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे मैं सिर्फ कर देता हूँ आपको। मैं कह रहा था हेडर अलग होना चाहिए, मैं हेडर करके यहाँ पे 3 कर देता हूँ। मैं हेडर का बना करके यहाँ पे 3 कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि आपको और भी बेटर समझ आए। मैं इसको कर देता हूँ मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट इतना दूर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। अब मैं सेव करता हूँ। अब आप देखिए सिर्फ 2 ही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो मतलब डैश होना चाहिए। ठीक है, अगर डैश नहीं है, आपने डैश नहीं डाला, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ डैश ना देखे मैं ये देता हूँ। अब देखता हूँ होता है, नहीं हो रहा है। तो डैश होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे डैश मायने रखता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका ये वर्टिकल पाइप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपका कैरेट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं कैसे क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको कहा था कि हेडर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हेडर से नहीं स्टार्ट हुआ, ये हुआ थर्ड से स्टार्ट, और मैंने इसको सेव किया तो ये नहीं शो कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम, एक होता है डॉलर। डॉलर का क्या यूज होता है, मैं इसको क्या करूँगा, फिलहाल इतना दूर कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी, और फिर मैं यहाँ पे इंटर मार के कंट्रोल भी कर दूँगा, और मैं यहाँ पे कर दूँगा डॉलर का साइन लगा दूँगा। और अब की बार बैकग्राउंड कलर नहीं दूँगा, आपकी बार मैं फॉन्ट साइज दे दूँगा, क्योंकि सब बैकग्राउंड वगैरह है तो थोड़ा समझ रहे हो ना। मुझे यहाँ पे भी कुछ और लगाना चाहिए था, यहाँ बैकग्राउंड कलर ना लगा के मुझे फॉन्ट इटैलिक कर देना चाहिए था। मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, मैंने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, और मैं अब की बार यहाँ बैकग्राउंड नहीं, अब की बार मैं इसको करूँगा डिलीट। मैं पिकअप बार करूँगा फॉन्ट साइज़ कर दूँगा, मैं फॉन्ट साइज़ कर दूँगा मैं 20 पिक्सल, और उसको मैं सेव करूँगा। अब इसका क्या मतलब होता है डॉलर का, डॉलर का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडर 1, हेडर 2, मैं सबको एक वर्ड में लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ, मान के चलो, मान लो कि मैं ऐसी हेडर 1 लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर 2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड हेडर मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इसको कर दिया सेव। देखते हैं भाई फॉन्ट साइज इसका हो रहा है कि नहीं। 20, तो फॉन्ट साइज हो गया हमारा 20। अब मैं क्या करूँगा, अगर जैसे डॉलर का साइन है, मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ स्पेसिफिक डॉलर बताने के लिए मैं इन सभी को करता हूँ कमेंट आउट, ताकि आपको डॉलर समझ में आए कैसे डॉलर होता है। आप भी इसे कमेंट आउट करके आप कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, मैं इतना भी कमेंट आउट करूँगा ताकि आपको डॉलर से बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये देखो H2 हमारा उसी तरह है, वेलकम टू माय चैनल। ये क्यों हो रहा है, ये बताओ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड हेडर मैंने सिलेक्ट करके रखा है, थर्ड हेडर सिलेक्ट करके रखा है, इसलिए ये हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ हेडर फर्स्ट, और इसके बाद मैं कर दूँ सिलेक्ट, तब भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट होना चाहिए, मैं हेडर फर्स्ट लिखा, मैं मान लो कि हेडर करता हूँ सेकेंड, मैं यहाँ करता हूँ हेडर सेकेंड। ठीक है, और मैं यहाँ पे थर्ड को हटा के मैं कर देता हूँ यहाँ पे हेडर थर्ड कर देता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ। आप लोग चेंजिंग को समझिए कि चेंजिंग क्या करने को हो रहा है। अब देखो दोनों मेरा
नहीं हुआ। मैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा शायद कुछ हो रहा है, मतलब डिफिकल्टी हो रही है समझ में आप लोगों को, तो मैं बैकग्राउंड कलर लिख दे रहा हूँ और मैं कर दे रहा हूँ वायलेट। ठीक है, अब करता हूँ सेव, लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ मैं। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोई जान सकता है क्यों नहीं हो रहा है? अभी मैं यहाँ पे स्पेस हटा के मैं स्पेस नहीं लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई सिंपल देता हूँ, ठीक है, मैंने ये सिंपल दे दिया, ठीक है, मैंने ये सिंपल दे दिया। अब देखता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, अब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, किसी को, मुझे भी नहीं पता है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडर दे दिया, हेडर सेकेंड दे दिया मैंने, डॉलर है ना, डॉलर भी मैंने दे रखा है, डॉलर, हाँ डॉलर भी मैंने दे रखा है, और हेडर मैंने वो भी दे रखा है, तब भी नहीं हो रहा है। क्योंकि हेडर जो होगा हमारा, देखते हैं अब होता क्या। सेव कर दिया मैंने, अब देखो अब भी नहीं हो रहा है। हेडर, हेडर फर्स्ट, वैसे डॉलर का मतलब ये होता है कि वे वही जिनकी वैल्यू इंड होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडर दे रखा है, और हेडर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट हेडर दे रखा, सेकेंड हेडर भी दे रखा हूँ, ठीक है, और थर्ड हेडर फोर्थ हेडर भी दे रखा हूँ। तो मैं हेडर थर्ड लिखा हूँ, हेडर सेकेंड लिखा हूँ, हेडर फर्स्ट लिखा हूँ, ये नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट हेडर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जाके, मैं यहाँ पे जाके फर्स्ट, और ये सिंपल हेडर, हेडर सेकेंड को मैं छोड़ दे रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ हेडर, एक पहले बार कोई वेरिएबल के देते हैं थर्ड, मैंने सेव कर दिया। आप देखते हैं अब ये हो गया। तो देखो मैंने सारे पॉसिबिलिटीज करके दिखाए आप लोग को, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको समझ में आ जाए। तो मैंने फर्स्ट को बाद में रखा, हेडर के बाद मैंने फर्स्ट को रखा, ठीक है, तो नहीं हुआ। तो डॉलर का मतलब ये होता है कि आपने जो क्लास दे रखा है, जो भी क्लास दे रखा है, वो इंड में आए, क्या हो, इंड में आए, तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, अब मैं आपको कुछ और करके दिखाया, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं कर देता हूँ वन, अटैच कर देता हूँ, मैं सेव कर दिया। अब देखते हैं, और भी हो गया। तो आपको डॉलर का मतलब समझ आया, डॉलर यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मैंने क्लास दे रखा है वो क्लास इंड में आए, ठीक है, जो मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ वो इंड में आए। हेडर दे रखा तो हेडर इंड में आया, मैंने वन के बाद हेडर आया, हेडर पहले आ गया, हेडर सेकंड पहले आ गया, तो हेडर उसमें पहले आ गया, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से कॉन्सेप्ट, तो मैंने तीन चार चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब एक होता है एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क मतलब स्टार, और मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। एस्ट्रिस्क का मतलब होता है स्टार। तो कैरेट में आपको समझ आ गया कि पहले से पहले स्टार्ट होना चाहिए, और हेडर में आपको समझ आ गया, अरे डॉलर समझ आ गया कि इंड में होना चाहिए। अब एस्ट्रिस्क का मतलब क्या होता है? एस्ट्रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्लास डिफाइन किया, आपने कोई क्लास डिफाइन किया, और इस क्लास में, सॉरी मुझे पहले एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क किसको बोलते हैं, या फिर स्टार आप लोग बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रिस्क बोलते हैं इसे, मैं इसमें एस्ट्रिक्स बोलते हैं इसे। एस्ट्रिक्स मैंने दिया, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कर दिया भाई जिसमें ये हो, यानी जिसमें THI हो, उसी को सिर्फ सिलेक्ट करो और बाकी को छोड़ दो। मैंने क्लास में ये दे दिया कि जिसमें THI हो उसी को सिलेक्ट करो। एस्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वो जो आप एक डिफाइंड वैल्यू करते हो, ठीक है, जो भी क्लास में आपका रहता है, मैंने किया कि THI जिसमें हो उसी को सिलेक्ट करो और बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वो डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ भाई टोमेटो, मैंने कर दिया सेव। अब देखो क्या होता है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये पता करो। मुझे यहाँ पहले करना चाहिए था फर्स्ट हुआ, हेडर सेकेंड हो गया, थर्ड हेडर भी हो गया हमारा। तो THI, ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ कहता हूँ सेव कर दिया, और मैं हेडर सेकेंड जो लिखा हूँ उसको मैं उसी तरह रहने देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ सेव। अब देखता हूँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। मैं सारी फाइल डिलीट करता हूँ, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दे रखी है, और मैं अब की बार करता हूँ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्लास जो है वो तो डिफाइन किया है, लेकिन पहले मुझे ये जो कमेंट आउट करना था वो मुझे यहाँ पे करना था। देखता हूँ उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। मैंने सेव कर दिया, ओपन विथ लाइव सर्वर, हो गया हमारा। तो एस्ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपने आपने कोई एक वैल्यू दे दी, या फिर जैसे हिंट देना होता है ना, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसका मैंने कोई एक थोड़ा सा हिंट दे दिया, और आपने उसी बेस पे उसको उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरह एस्ट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है, एस्ट्रिक्स सिंबल का इसी तरह इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंट दिया कि जिसमें सेक हो, जिस क्लास में सेक हो, उसको तुम क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर दो, ठीक है। जिस क्लास में से को उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर दो। उसने क्या किया, तुरंत कर दिया टोमेटो, लो भाई उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर दिया। हेडर सेकंड में ही ना सेक है, देखो हेडर सेकंड में सेक है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया इसलिए निकाल के दे दिया। तो ये हो गए मेरे एट्रीब्यूट के सिंबल, मतलब सिंबल को कैसे यूज किया जाता है एट्रीब्यूट्स में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सब सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ 5-6 बता दिए, ठीक है। यहाँ टारगेट में वैल्यू पुट कर दो, 6वां हो जाएगा। अब मैं आता हूँ सब सिलेक्टर पे। मैं यहाँ सब सिलेक्टर नाम की एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। सब सिलेक्टर में होता क्या है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डाला HTML। सब सिलेक्टर में भी कई प्रकार के होते हैं, डिसेंट, सिबलिंग सिलेक्टर, और भी कई सिलेक्टर होते हैं। सिबलिंग सिलेक्टर होता है, फिर एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर होता है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। चाइल्ड सिलेक्टर होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले क्या नाम था उसका, डिसेंडेंट, हाँ डिसेंडेंट सिलेक्टर। मैं आपको बताने वाला हूँ डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे HTML का सैंपल कर ले लिया, मैंने यहाँ पे रख दिया सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे रख दिया सिलेक्टर। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्टाइल। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टाइल, ठीक है। और फिर मैं स्टाइल को इसी मैं इसे पोज भी कर देता हूँ, मैंने स्टाइल पोज भी कर दिया, ठीक है, तुरंत ही। और मैं यहाँ पे एक डिफाइन करता हूँ, मैं पहले बॉडी लिख लेता हूँ कि बॉडी मतलब मैं पहले बॉडी लिख लेता हूँ। कैसे करना है, मैं पहले बॉडी लिख लेता हूँ, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ OR, मैंने लिस्ट ले लिया, और फिर मैं इंटर करके मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, और इस लिस्ट में लिख देता हूँ कि पाइथन, मैंने रख दिया पाइथन। हाँ अरे यार, पाइथन रख दिया, और फिर मैंने क्या किया, लिस्ट को बंद कर दिया, ऑटोमेटिक बंद होता है, मुझे पता नहीं चलता है। लिस्ट को मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने इसी OR में ऑर्डर लिस्ट में मैंने ले लिया एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैंने ऑर्डर लिस्ट में एक अनऑर्डर लिस्ट ले लिया, और उसमें मैंने लिस्ट कर दिया, लिस्ट उसमें मैंने लिस्ट कर दिया, और लिस्ट मैंने लिख के उसमें उसके अंदर कर दिया मैंने HTML, और फिर मैं इस लिस्ट को बंद करता हूँ, और फिर एक लिस्ट ले लिया, और इसमें लिख दिया CSS, और फिर मैं इस लिस्ट को बंद करता हूँ, हो गया मेरा लिस्ट। और फिर मैं इस URL को बंद करता हूँ, URL भी हो गया बंद। और फिर मैं एक और लिस्ट लेता हूँ, फिर एक और लिस्ट लेता हूँ, और इस लिस्ट में लिखता हूँ, मैं क्या लिखूँगा इस लिस्ट में, मैं इस लिस्ट में लिख लेता हूँ जावा, ठीक है। और फिर मैं एक और लिस्ट लेता हूँ,
और उसमें लिख देता हूँ सी लैंग्वेज, बस मैं सी लैंग्वेज कर देता हूँ। सी लैंग्वेज कर देता हूँ और फिर मैं इसको लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं OL को क्लोज कर देता हूँ। हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, पहले मैं सॉरी मुझे पहले स्टाइल सेट करना, मैंने OL लिखा, मैं स्टाइल सेट करता हूँ, मैंने OL लिखा, लिस्ट लिखा। अब इसमें सब सेक्टर में क्या होता है, सब सेक्टर में होता है डिसेंडेंट, उसमें सेक्टर में होता है कि आप स्पेस देके कोई भी स्टाइल को सेट करते हो। मैंने OL लिस्ट लिखा, फिर मैं इसके अंदर एक स्टाइल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि कलर इंटर, मैंने कर दिया टोमेटो, टोमेटो ही कर दिया, मैंने सेव कर दिया इसको। मैं इसको खोलता हूँ, ओपन विथ लैब सर्वर, सारा का सारा मेरा हो गया, सब मेरा हो गया किसमें, रेड में। तो डिसेंडेंट क्या करता है, OL में जितने लिस्ट होंगे उसका क्या करेगा, OL में जितने भी लिस्ट होंगे, यहाँ पे OL में भी ये लिस्ट ही है, OL में भी ये लिस्ट है, OL में जो UL में लिखा ये भी लिस्ट जो है यो OL में ही है। तो जितने भी लिस्ट होंगे उनका सब कलर कर देगा ये टोमेटो में। आपको ये समझ आ गया। अब मैं आता हूँ चाइल्ड सिलेक्टर पे, किस पे आता हूँ, चाइल्ड सिलेक्टर पे। चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, चाइल्ड सिलेक्टर क्या करेगा कि OL सिर्फ अपने OL पेरेंट हो जाएगा और जो लिस्ट होगा, मैं क्या करता हूँ चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल, मतलब मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ये हो गया मेरा चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल, ठीक है, इसे कॉम्बिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल हो गया। अब मैंने ये सिंबल लगा दिया, तो अब इसका मतलब होगा क्या, मैंने ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा तो बताएगा। मैंने ये सिंबल लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि OL सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेगा जो उस मतलब जो जिसका वो पेरेंट है, ठीक है, वो उस बच्चे को नहीं लेगा जो दूसरे में है, जो दूसरे का बच्चा है वो उसका अपने उस बच्चे को नहीं लेगा, वो उस बच्चे का लेगा जो उसके में है, मतलब जो उसका है वो उसी को लेगा। जैसे OL में ये वाली लिस्ट हो गई, ये वाली लिस्ट हो गई, ये OL, ये इसका पेरेंट OL है, ठीक है। ये जो लिस्ट जावा और सी लैंग्वेज वाली हो गई, ये भी इसका पेरेंट OL है। लेकिन जो UL में लिस्ट है, UL में लिस्ट है तो वो UL का बच्चा हो गया, वो UL के चाइल्ड हो गए, ठीक है ना। इस तरह आप समझिए, अगर आप लोग को मतलब अगर अच्छा ना लगे तो आप इसी तरह समझिए कि UL का पार्ट में जो लिस्ट है, UL के पार्ट में जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को नहीं लेगा, OL के पार्ट में जो लिस्ट है वो इस लिस्ट को लेगा। तो यही होता है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है ना। मैं आपको अभी सेव करके दिखाता हूँ, देखना अभी, ओपन विथ लैब, देखो जो UL में था उसको नहीं लिया, उसका जो वो जिस मतलब वो जिस चाइल्ड का पेरेंट था, OL जिस चाइल्ड का पेरेंट था उन्हीं मतलब जिस लिस्ट का पेरेंट था उन्हीं लिस्ट को वो लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड सिलेक्टर, सब सिलेक्टर में हो गया चाइल्ड सिलेक्टर। अब एक होता है सिबलिंग सिलेक्टर, मैं आपको एक दूसरे में बताता हूँ। सिबलिंग सिलेक्टर इसी में होता है, सब सिलेक्टर में ही एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और एक होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का क्या होता है, मैंने HTML का थोड़ा सैंपल लिया, मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा सब सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे स्टाइल कर दिया और फिर मैं स्टाइल को क्लोज करता हूँ, स्टाइल क्लोज किया और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ कोई एक पैराग्राफ, मैं लिख देता हूँ कि मैं लिखता हूँ H1, मैं लिखता हूँ वेलकम टू बालाजी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और फिर मैं H1 को H1 को मुझे क्लोज करना चाहिए था, H1 और फिर आ जाता हूँ P पैराग्राफ और फिर मैं इसमें लिखता हूँ वी आर गोइंग टू परचेज बुक ऑफ HTML और फिर मैं इस पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल करके
एंटर मार के फिर बी कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ वी आर गोइंग टू बुक परचेज ऑफ CSS, ठीक है। और फिर मैं इसके अंदर एक यूजर क्लास कर देता हूँ, यूजर क्लास इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक और क्लास डिफाइन कर देता हूँ और मैं इसके अंदर एक लिस्ट डाल देता हूँ, तो लिस्ट डाल देता हूँ और ये कर देता हूँ HTML, कर देता हूँ HTML और एक कर देता हूँ CSS और फिर मैं इस लिस्ट को करता हूँ क्लोज और फिर मैं UL को भी करता हूँ क्लोज, ठीक है। और फिर मैं इसको डिलीट करके मैं डिलीट पैराग्राफ लिखता हूँ, दैट्स गुड। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ समझाना भी पड़ता है, तुम के लिए क्या कर सकते हैं। और फिर मैं एक पैराग्राफ लेके लिख देता हूँ नाइस बुक्स और फिर मैं इसके लिए पैराग्राफ को यूज करता हूँ। अब मैं स्टाइल लेता हूँ, तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर प्लस साइन होता है, मतलब कि मैंने H2 लिखा, मैंने सॉरी H1 दे रखा है, H1 लिखा, मैंने यूज किया प्लस साइन का और मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ और इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल। स्टाइल में कर देता हूँ कलर, मैं रेडी रखूँगा, रेड, ठीक है। और मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर यूएल को भी करता हूँ, यूएल मतलब यूएल का क्लास क्या है, डॉट क्लास, आपने क्लास लिखा प्लस किया और जानते हो क्लास लेक्टर के लिए मैंने सब बता रखा है क्लास लेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वो सब पहले वीडियो में बता रखा है, आप लोग वहाँ जाके टेक्स्ट चेक कर सकते हैं, मैंने कर दिया टी, ठीक है। और फिर मैं कर देता हूँ इसका डिस्क्राइब और फिर मैं इसे कर देता हूँ कलर, कलर मैं की बार कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन, अब बस रहने देता हूँ, मैं कर देता हूँ सेव। अब देखना मैं आपको आउटपुट निकाल के उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है। आउटपुट निकल गया और आप लोग देख सकते हैं, मतलब सिर्फ यही पैराग्राफ हुआ, क्यों हुआ, मैंने H2 प्लस H1 प्लस P रखा लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ यही पैराग्राफ क्यों हुआ, HTML वाला पैराग्राफ क्यों हुआ, क्यों नहीं CSS वाला भी पैराग्राफ हो गया। तो क्योंकि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर चूज किया H1 प्लस P, H1 एक पेरेंट हो गया, तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में पेरेंट में कोई पेरेंट के स्टाइल में कोई चेंजिंग नहीं होती। H1 पेरेंट हो गया P, यहाँ पे एडजेसेंट और सिबलिंग में एक ही फर्क है कि इसमें सिर्फ अपने पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, इसका पहला चाइल्ड है P, वी आर गोइंग टू परचेज बुक टू HTML, दूसरा चाइल्ड नहीं सिलेक्ट करेगा, वी आर गोइंग टू परचेज बुक ऑफ CSS, ठीक है। दूसरा चाइल्ड नहीं सिलेक्ट करेगा, ये सिर्फ पहला चाइल्ड सिलेक्ट करेगा, यानी वी आर गोइंग टू परचेज बुक ऑफ HTML। पेरेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, पेरेंट के पहले पहले चाइल्ड में चेंजिंग होगी। मैं भले यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैं 10 बार लिख देता हूँ लेकिन तब भी पैराग्राफ सेम होने के बावजूद भी ये सिर्फ पहले चाइल्ड को ही सिलेक्ट करेगा, मतलब पहला पैराग्राफ ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो एडजेसेंट में ये होता है। सिबलिंग में क्या होता है, मैं आपको सिबलिंग भी करके दिखाता हूँ, मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ पूरी की पूरी कमेंट, मैं इसको कर देता हूँ पूरी की पूरी कमेंट कर दिया और मैं इसको जाने के बाद इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पूरी की पूरी पेस्ट कर दूँगा और मैं अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए मैं यूज़ करूँगा इस साइन को क्या कहते हैं, मुझे शायद पता था कि नहीं था, मुझे नहीं पता, शायद इस साइन को कहते हैं टाइड, टाइट साइन होता है, मतलब इस साइन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये साइन, ये टाइट साइन कहलाता है, ठीक है। इससे सिंबल टाइट होता है, ठीक है, ये सिंबल टाइट हो गया। अब ये हो गया जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में हम यूज़ करते हैं टाइट सिंबल का,
एडजेसेंट सिबलिंग्स लेटर में प्लस सिंबल का। एडजेसेंट सिबलिंग्स लेटर में क्या होता है, पेरेंट में कोई चेंजिंग नहीं होती, उसके फर्स्ट चाइल्ड में चेंजिंग होती है और उसके सारे चाइल्ड्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जनरल सिबलिंग्स लेटर में क्या होता है, पेरेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम रहता है, लेकिन उसके सारे चाइल्ड में चेंजिंग होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया, अब मैं इसको करता हूँ सेव। HTML है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी को मैंने क्लोज भी किया, H1B मैं इसको शायद गलत हो रहा है क्या है, फिर नहीं, मैंने इसको कमेंट कर रखा है, फिर H1B बॉडी का भी कुछ मैसेज नहीं आ रहा, मैं सेव करके देखता हूँ। देखो, देख रहे हो, मतलब जनरल का मतलब सभी चाइल्ड को ले लेगा, अपने जो भी मैंने उस पेरेंट है, H1 पेरेंट था, ठीक है, यहाँ पे H1 पेरेंट था, H1 पेरेंट था और P यानी ये भी P, ये दोनों उसके चाइल्ड हो गए, तो वो उसको भी ले लेगा। ठीक है, और ये भी P, ये भी इसी के तो चाइल्ड में है, क्योंकि यूएल में तो लिस्ट है, तो यूएल में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की रखी है। डॉट क्लास भी ये जो था ये पेरेंट था, तो इसमें कहाँ कोई चेंजिंग हुई, चेंजिंग तो इसमें हुई ना, इस पैराग्राफ में, इन दोनों पैराग्राफ में चेंजिंग हुई। तो ये होता है हमारा यूएल, और ये होता है एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग्स लेटर का फंडा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो और आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसके लिए, हाँ, समझाने के लिए थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ठीक है, चलता हूँ।